तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस युद्ध में पाकिस्तान ने ऐसी भूमिका अदा की कि जिसकी वजह से पाकिस्तान ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशन रखा, अमेरिका के साथ भी अच्छे रिलेशन रखे और गल्फ कंट्रीज के साथ भी। और भारत बिना ये युद्ध लड़े अपने प्रधानमंत्री और उनकी कोटरी की पूरी तरह से इजराइल शरण नीति की वजह से इजराइल का गुलाम बना और ये युद्ध बिना लड़े हार गया। हर तरह से भारत के नसीब में हार आई, क्योंकि अमेरिका के साथ ट्रेड डील करनी पड़ रही है, इजराइल को फादरलैंड कहा, और ईरान हमारा पुराना दोस्त है, वो भी हमसे दूर चला गया। इजराइल से अब जब हम तेल रुपये में लेते थे और वो हम जो उसके साथ कब जब चाहे बार्टर कर सकते थे, ऐसी स्थिति थी, उसे अब हमने दाव पे लगाया। अब हम वेनेजुएला से तेल लेंगे, जो तेल ईरान के तेल से दर्जे में कम है। हम अमेरिका के कहने पे जो काम करना है वो करेंगे, जबकि सुपर पावर हमारे क्षेत्र में अब ईरान उभर आया है और इजराइल के खिलाफ अब गल्फ कंट्रीज भी है, ईरान भी है। अमेरिका इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार करेगा। यूरोपियन देशों में कई देशों ने ये मान्यता दे दी कि हम जो सैंक्शंस है ईरान के वो उठाएंगे, यानी इटली, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और भी कई देश है जिन्होंने कहा कि हम ईरान के सैंक्शंस हटाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब ईरान हमारा पुराना वफादार दोस्त है, परखा हुआ दोस्त है, अच्छे बुरे टाइम में, हर युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ जिसने हमें साथ दिया, उसका साथ छोड़कर हम इजराइल जैसे टेररिस्ट प्रोजेक्ट में शामिल हुए, संघ की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जरूरतों के लिए और प्रधानमंत्री की अपनी पर्सनल चॉइसेस के लिए, और उसकी वजह से हमें ये मुंह की खानी पड़ी है। अब हालात यह है कि हम अमेरिका को एक तरफ से खुश करने में लगे हुए हैं, अमेरिका हमें जैसे चाहे नचा रहा है, जो कभी नहीं नचा सकता था, और दूसरी तरफ इजराइल का हमें कोई उपयोग नहीं, इजराइल हमें लायबिलिटी है, और देश में इन्फिल्ट्रेट होकर इजराइल देश को हमारे देश को खोखला कर रहा है, गुलाम बना चुका। और ईरान एक ताकत बन के उभर आया है, उसके साथ दोस्ती जो हमारे टर्म्स पे और उनके टर्म्स पे हमारे बराबरी की होती थी, अगर आगे जाकर दोस्ती फिर से ठीक से करनी है तो हमारे लिए बड़ी दिक्कतें पैदा होगी, क्योंकि इस युद्ध में ईरान की पूरी एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व दांव पे लगा था। तब भारत ने ईरान का दिल से साथ नहीं दिया, ये तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि ईरान के जो सेलर्स थे, नौसैनिक थे, वो भारत में आए हुए थे किसी प्रदर्शन के लिए। उन्होंने बहुत लोगों ने फूल मालाएं दी, उन्होंने भी चॉकलेट लोगों को स्वीकार किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को वो मिले, और उसके बाद अमेरिका को हमारे समुद्र जो क्षेत्र है हमारे क्षेत्र से बाहर निकले तो उनको अमेरिका ने मार गिराया, वो मर गए। उनको बचाया जिनको बचाया वो श्रीलंका ने बचाया, और श्रीलंका ने उनको ईरान तक पहुंचाया, अमेरिका को देने से इनकार कर दिया। तो श्रीलंका जैसा छोटा देश जो हिम्मत दिखा सका, ईरान के साथ दोस्ती निभा सका, इसलिए ईरान ने तब भी कहा था कि जब चाहे हम श्रीलंका को जो चाहे दे देंगे। तो हम वो नहीं किए, हमने तो अपने नौसैनिकों के लिए नहीं कर पाए भाई। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे 3 सेलर मरे पड़े हैं, वहां से ला नहीं सके, उनके डेड बॉडीज नहीं ला रहे अमेरिका के डर से। तो ये हालात में हम फंस चुके हैं, क्योंकि हम इजराइल के साथ गए। इजराइल को फादरलैंड मदरलैंड वाली भाषा की, एक तो फादरलैंड इजराइल को बोलना और भारत को मदरलैंड, वो किसी के परिप्रेक्ष्य में हो गलत है, क्योंकि अगर कोई फादर है और हमारा देश मदर है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका सेक्सुअल मतलब क्या होता है, यानी ये बहुत गलत है। तो ये प्रधानमंत्री ने अपनी खुद के फायदे के लिए, अपने कॉम्प्रोमाइजेस सेटल करने के लिए वहां पर जाकर किया, और उसका हम खामियाजा भुगत रहे हैं। और दूसरी तरफ ईरान एक महाशक्ति के रूप में उदय हो रहा है। हम अपनी जिंदगी में एक महाशक्ति का उदय कैसे होता है, हमने आज तक तो देखा था 1989 में सोवियत यूनियन का, लेकिन एक महाशक्ति का उदय कैसे होता है ये हमने ईरान के रूप में हम देख रहे हैं। और वहां पर आपने देखा कि कुर्बानी देने के लिए ईरान का कोई नेता कभी कतराया नहीं। अली लारजानी हो या खुद सुप्रीम लीडर खामेनेई हो, अली लारजानी जैसे फिजिसिस्ट हो, उन्होंने अपने जीवन की कोई परवाह नहीं की, और वो सारे लोग भाड़े के घर में रहते थे। एक ईरान का नेता ऐसा नहीं निकला, यानी जो लोग लड़ते रहे हो, कि जिसका कोई करप्शन हो, जिसका कोई अफेयर हो, जिनके कोई वीडियो हो, जिनके कोई कॉम्प्रोमाइजेस हो, एप्स्टीन फाइल में नाम हो, एक नेता एप्स्टीन फाइल में नहीं आया। और हमारे प्रधानमंत्री चुन के आने के 15 दिन बाद हरदीप पुरी का नाम आता है प्रधानमंत्री की तरफ से, वहां एप्स्टीन को मिलने गए थे। तो ये कॉम्प्रोमाइजेस है, देश को बड़ा या छोटा बनाते हैं। ईरान बड़ा बन गया, हम बड़े थे छोटे बन गए, क्योंकि हमारे नेता कॉम्प्रोमाइजेस करने लगे, और अपनी पर्सनल अय्याशी के लिए हमारे नेताओं ने जो देश को दांव पे लगाया, उससे हम देख रहे हैं कि 2026 आते आते
हम एक इनसिग्निफिकेंट कंट्री के रूप में एशिया में जी रहे हैं। हमारे पड़ोसी सारे देश हमसे आगे जा चुके हैं, चाइना, श्रीलंका, अब बांग्लादेश भी हमसे आगे जा चुका है पर कैपिटा इनकम में। और वहां पाकिस्तान ने एक तरह से विदेश नीति में हमसे आगे जा चुका है। चाइना तो उनके साथ है ही, अब अमेरिका और ईरान भी उनके साथ है, हमसे ज्यादा है। तो हमारे लिए क्या ही बचा है अब। तो ये जो स्थितियां हैं पैदा हुई, उसमें भारत की जो महानता थी उसको दांव पर लगाकर, नेहरू की बदनामी करके मोदी जी ने जो हासिल किया है, वो भी एक ईरान के जो पीस डील है, यूएस पीस डील ईरान के साथ हो रहा है, उसमें आपको उसके परिप्रेक्ष्य में आपको बहुत पावरफुली नजर आ रहा है। और मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि ईरान को ये पीस डील हो रहा है और ईरान जीत गया है जंग, क्योंकि इजराइल एक टेरर प्रोजेक्ट। जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि ये पीस डील हो रही है, जाहिर सी बात है इतने दिनों में हमने 105 110 दिनों में हमने ये देखा कि कैसे एक जिसको सैंक्शन कंट्री कहा जाता था, जिसको बिल्कुल साइडलाइन किया गया था, अब उसका शुमार सुपर पावर्स में हो रहा है, क्योंकि उसने एक सुपर पावर को हराया है, घुटनों पर ला दिया है। मेरा सवाल यह है, एक भारतीय होने के नाते मेरे जहन में यह सवाल जरूर आता है कि जो रोल पाकिस्तान ने निभाया, क्या वो हिंदुस्तान नहीं निभा सकता था? दूसरा मेरा सवाल, क्या गलत टाइम पर गलत साइड जो चूज की गई है वो क्यों, और इसका नतीजा आगे भारत के लिए क्या हो सकता है? ग्लोबल साउथ का हम हिस्सा ग्लोबल नॉर्थ के साथ हम खड़े न सिर्फ खड़े नजर आ रहे हैं, बल्कि इतनी बेशर्मी यहां पर लगती है कि वो सेलर्स ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सिर्फ भारतीय जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। हम नहीं कह रहे, बल्कि वो सेलर्स कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक सेलर की बॉडी यहाँ पर है और वो 3 दिन से ऐसी पड़ी हुई है, हम उसका कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है? और कौन निशाना बना रहा है? अमेरिका निशाना बना रहा है। मोदी जी फ्रांस में हैं, वहां पर वो नाच गाने का मजा ले रहे हैं, यहाँ पर जान जा रही है। ये आखिर किस तरह के एक असमंजस में, या किस तरह की मुश्किल दुविधा में, या अजीब तरह की पोजीशन में भारत को लाकर खड़ा कर दिया गया है इन 12 सालों में? और ईरान की इस जीत के बाद कितनी और बदलने जा रही हैं परिस्थितियां, क्योंकि ईरान की जीत मतलब चाइना, रशिया, पाकिस्तान, टर्की, अमेरिका भी उनके साथ है। एक तरह से दोनों हाथ में लड्डू हैं पाकिस्तान के। तो इसको कैसे देख रहे हैं, इस जटिलता को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पड़ोसियों में हमारा कोई दोस्त नहीं रहा, दुश्मन बन गए हैं। टर्की हमारा दोस्त नहीं है, दुश्मन ही मानिए आप तो राजनीतिक दृष्टि से। और दूसरी बात यह है कि इजराइल के लिए हमने इस्लामोफोबिया इस देश में था ही नहीं कभी, उसको लाया। आपको एक बात याद दिलाता हूं मैं, एक राजनीतिक अंदरूनी राजनीतिक 1966 में इंदिरा जी ने आरएसएस पे किसी भी सरकारी संगठन या सरकारी संस्था में आरएसएस की जिसकी मेंबरशिप ऐसे व्यक्ति को शामिल होने से मना करने वाला रूल बनाया था, कानून बनाया था। वो कानून को खारिज 2024 में मोदी जी ने किया। अब इंदिरा जी ने जो कानून बनाया था वो बड़ा सोच समझ के बनाया था। 40 साल आरएसएस को, किसी आरएसएस अगर सांस्कृतिक संगठन होती तो कोई बैन नहीं लगाते। आरएसएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रही है, इसलिए वो बैन था। और इसका डायरेक्ट संबंध इजरायली उसकी इन्फिल्ट्रेशन से था हिंदुस्तान के अंदर। और उस इन्फिल्ट्रेशन का सीधा मतलब यह था कि भारत के मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा कठिन परिस्थिति पैदा करना, और भारत की डाइवर्सिटी और उससे पैदा होने वाली इकोनॉमी अच्छी, उसको खतरा पैदा करना। और वो हो गया क्योंकि आरएसएस के रूप में इजराइल इन्फिल्ट्रेट कर चुका है देश की हर संस्था में। आप देख रहे हो कि आरएसएस के जो प्रधानमंत्री है वो आपने जो जिक्र किया, फ्रांस में नाच देख रहे हैं। वहां हमारे जो नौसैनिक है उनके डेड बॉडीज पड़े हुए हैं, उसको वापस नहीं। और हमारी मित्र देश, जिसको वो मित्र कहते हैं, वो अमेरिका हमारा मित्र देश एक्चुअली है, था 2012 में था, 2010 में था, लेकिन इंदिरा जी ने क्लैरिटी से कहा था अमेरिका हमारा दोस्त है, बॉस नहीं। आज हमारा अमेरिका दोस्त नहीं, बॉस है। और इजराइल से हमारा एक तटस्थ मित्र का नाता था, उसको तोड़ने की साहस वाजपेयी ने भी किया, लेकिन वो मोदी ने किया। उनको लगा मैं बहुत ये हूं। आज की तारीख में आरएसएस पूरा घुस चुका है सरकारी संस्थाओं में। आप देखिए क्या क्या हो रहा है। आपको पेट्रोल में गन्ने का जूस डाला जा रहा है। वहां पेट्रोलियम मंत्री एप्स्टीन को मिलने गए थे, वो कंटिन्यूस एप्स्टीन को मिलते रहे। वहां आपके एजुकेशन मिनिस्टर, वो एक भी एग्जाम ठीक तरह से नहीं ले पा रहे हैं। प्रधानमंत्री तो नाच गाने का शौक है, उनको झाल मुड़ी खाने का। भारत में झाल मुड़ी खाते हैं, विदेश में वो गोरे बच्चों को हाथ में लेके उनसे प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने बच्चे जो है वो देश के लिए अपने जहाजों पर जा रहे हैं, उनके ऊपर बमबारी होती है, उसके ऊपर उफ तक नहीं करते। ये आरएसएस के सपूत है सारे जो राज्य करे हैं।
तो आप समझिए इंदिरा जी ने कितना सोच के बनाया था रूल। उसको तोड़ने का नतीजा यह है कि भारत एक पूरे एशिया में सबसे एक दुर्बल देश बन के उभर आया है। 12 सालों में हमने देश के हितों को कॉम्प्रोमाइज करके व्यक्तियों के हितों को ऊपर रखा। 4 लोगों को के हित के लिए पूरा देश बलि चढ़ रहा है आज की तारीख में। आप देख रहे हैं जिस तरह से एमपी सांसदों को खरीदा और बेचा जा रहा है, और 2000 जो बने हुए पार्टी है उसमें से किसी भी पार्टी को लेके ये जो हो रहा है वो गृह मंत्रालय से हो रहा है। गृह मंत्री खुद करा रहे हैं उसको पर्दे के पीछे से, और उसमें सारी संस्थाएं शामिल है, वो कोर्ट शामिल है, संसद के सभापति जिनके प्रति हम आदर व्यक्त करते हैं वो शामिल है, महामहिम राष्ट्रपति जी कुछ नहीं बोलती क्योंकि आरएसएस का इन्फिल्ट्रेशन हमने अलाउ कर दिया सारी संस्थाओं में। एक और दूसरा, हमने इजराइल का इन्फिल्ट्रेशन किया, इसलिए हमने इस्लामोफोबिक देश बनाया जो ज्यादातर इस्लामोफोबिक है नहीं, लेकिन हमें बर्ताव इस्लामोफोबिक सार्वजनिक जीवन में करने पे बाध्य किया जा रहा है। और ना ही सिर्फ इस्लामोफोबिक, सिखों पे, क्रिश्चियंस पे, हर दलित पे, हर पिछड़े, आदिवासी, जल, जंगल, जमीन, इस देश के नागरिक का जो भी हक है उसको सरकार एक तरफा अपनी तरफ से जंग में झोंक रही है, और जो अमन पसंद और संविधान पसंद लोग हैं उनके खिलाफ एक तरफा जंग छेड़कर इस देश को साइकोलॉजिकल गाजा में परावर्तित कर चुके हैं। ये सारी चीजें जो हुई उसके बैकग्राउंड में ईरान की जीत बहुत मायने रखती है, क्योंकि ईरान की जीत की वजह से इजराइल अब प्रतिशोध की भावना से लेबनान जला रहा है, गांव जला रहा है। इजराइल ने पूरी अपनी जीवन यानी प्रोजेक्ट इजराइल के लाइफ स्पैन में उन्होंने दूसरे देशों को जलाने के, दूसरे बच्चों को मारने के सिवाय, बच्चों को जिंदा जलाने वाला कोई देश नहीं होता, वो टेररिस्ट प्रोजेक्ट होता है, यही किया है उन्होंने। इसीलिए भारत वो पहला देश है जिन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। भारत वो देश है जिन्होंने इजराइल को मान्यता देने में बहुत टाइम लिया था। भारत वो देश है जो तटस्थ रूप से इजराइल से दोस्ती रखता था, दूर से। भारत वो देश है जो अमेरिका को बॉस नहीं मानता था, मित्र मानता था। भारत वो देश है जो ईरान का बहुत करीबी दोस्त था। और भारत वो देश है जिन्होंने अपने पर्सनल नेताओं ने अपने पर्सनल हित से अपने देश को सर्वोपरि माना, राष्ट्र को प्रथम माना। एक्चुअल रियल में राष्ट्र प्रथम लिखने से कोई राष्ट्र प्रथम नहीं करता। वो इन 12 सालों में पूरी तरह से हम मिट्टी में मिल गए, ये सारे हित भारत के। हमें भारत के हित चाहिए, मोदी जी और उनके मित्रों के हित नहीं। मोदी ये भारत नहीं होते। देखिए, इंदिरा जी जब सत्ता में थी तो इंदिरा इज इंडिया कहते थे उनके चमचे, लेकिन इंदिरा जी ने खुद कभी अपने आप को ऊपर नहीं रखा देश के लिए बलिदान देने से वो चुकी नहीं, वो आगे के लिए। आज वो उनके ऑपरेशन ब्लू स्टार पे इनकी जो गुर्गे हैं आरएसएस के, वो भी उसके मजाक उड़ाते हैं। यहाँ महाराष्ट्र